हाय, इस पार्ट में हम एसएचएम का एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एसएचएम में देखिए, एक तो अपने पास में होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्प्रिंग्स इस टाइप से एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं और उसमें अपने पास में अगर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं इधर, तो फोर्स जो डेवलप होता है, बिकॉज स्प्रिंग्स अपने पास में मासलेस है, तो इनका एफ इक्वल टू एम है, जीरो रहेगा स्प्रिंग के लिए मासलेस है। तो इन दैट केस क्या होगा, जितना स्प्रिंग फोर्स इसमें डेवलप होगा उतना स्प्रिंग फोर्स इसमें डेवलप होगा। तो यहाँ पे जैसे मासलेस स्ट्रिंग में रहता है अपने पास स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं, तो सभी स्ट्रिंग्स पे मासलेस स्ट्रिंग पे फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैसे ही मासलेस स्प्रिंग्स है तो यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए K1 और K2 अपने पास में, तो K1 इंटू एक्स वन इक्वल्स टू K2 इंटू एक्स टू, मतलब इनमें स्ट्रेच या जो कंप्रेशन आएगा वो डिफरेंट होगा, बट इस टाइप से रहेगा कि फोर्स की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। एक अपने पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें क्या होता है, फोर्स जो ऐड हो जाता है कि अमाउंट, और उसके लिए ये होता है कि अमाउंट ऑफ कंप्रेशन और स्ट्रेच सेम रहता है। ये मान लीजिए K1 K2, अगर इसको मैं इधर या इधर डिस्प्लेस करूँगा, इधर डिस्प्लेस किया तो कंप्रेशन सेम आएगा, इधर डिस्प्लेस करूँगा तो एक्सटेंशन सेम आएगा। तो अब जो फोर्स अपने पास में, एक में होगा K1x, दूसरे में होगा K2x, और ये देखिए दोनों फोर्स ऐड होंगे। मान लीजिए मैंने इधर मूव कर दिया तो दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन आ गया। ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ के लिए इधर पुल करेगी K1 इंटू एक्स से, ये इधर पुल करेगी K2 इंटू एक्स से, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स यहाँ पे ये आएगा, ऐड हो जाएगा। एक और केस अपने पास में होता है, वो दिखने में कुछ सीरीज जैसा दिख जाता है कुछ स्टूडेंट्स को, बट एक्चुअल में पैरेलल होता है कि स्प्रिंग्स इस टाइप से कनेक्टेड है। अब इसमें ब्लॉक बीच में आ गया है। यहाँ पे देखिए, इस ब्लॉक को मान लीजिए मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया एक्स, तो इस वाले स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। जैसे K2 है तो K2 इंटू एक्स, कंप्रेशन आ गया तो नेचुरल लेंथ में आने के लिए इधर लगाएगी। इस स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगा, इधर डिस्प्लेस किया तो ये भी अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी K1 इंटू एक्स। देखिए दोनों फोर्स ऐड हो रहे हैं, तो ये केस और अमाउंट ऑफ कंप्रेशन एंड स्ट्रेच वो सेम है, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही। अपने पास जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिफरेंट है कि स्प्रिंग एक है बट ब्लॉक दो है। तो हमने ऐसा कंसिडर किया कि दो मासेज हैं M1 और M2, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इससे कनेक्टेड है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है, जीरो कंसिडर कर रहे हैं। और ये अपने को बोला जाता है कि इस स्प्रिंग में किसी टाइप से टोटल जो कंप्रेशन वो एक्स प्रोवाइड कर देते हैं, या तो कंप्रेस करके इसको रिलीज कर दिया। सेम चीज़ें ऐसे भी हो सकती है कि कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड करके रिलीज कर दिया। तो अपने को यहाँ पे इंडिविजुअल ब्लॉक का ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें जो सबसे बेसिक लॉजिक है वो ये कि जैसे ही हमने मान लीजिए इनको थोड़ा सा इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया x1, थोड़ा इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया हमने x2, और टोटल इसमें जो एक्सटेंड कंप्रेशन आ गया वो कितना आ जाएगा x। ये x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x1 प्लस x2 के इक्वल। अब देखो, एक तो ये होगा, एक ध्यान रखो कि स्प्रिंग का फोर्स चाहे इस पे लगे या इस पे लगे, वो x1 x2 पे नहीं डिपेंड करेगा, वो k इंटू एक्स, टोटल स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है कितना स्ट्रेच है उसी पे डिपेंड करेगा। तो चलिए, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि ये मासलेस सॉरी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, और इसका मतलब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है। एफ की वैल्यू भी कितनी है, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, मतलब एक्सीलेशन भी जीरो हो गया। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब डेल्टा एक्सीएम कितना होगा, जीरो। तो अगर मान लीजिए इसको इधर डिस्प्लेस करूँगा, इसको इधर डिस्प्लेस करूँगा, तो डेल्टा एक्स सी एम मैं बोलूँगा कि M1 इंटू, चलिए x1 डिस्प्लेस किया इसको, प्लस M2 इंटू माइनस x2, उसको नेगेटिव में डिस्प्लेस कर दिया इधर की तरफ, और ये कितना होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से अपने पास जैसे M1 x1 माइनस M2 x2 इक्वल टू जीरो, यहाँ से x1 बाई एक्स टू की वैल्यू कितनी आएगी, M2 बाई M1। और दूसरा एक पॉइंट मैंने बोला कि इसको x1 और इसको x2 डिस्प्लेस करते हैं तो टोटल जो कंप्रेशन आ रहा है x वो x1 प्लस x2 के इक्वल होगा। यहाँ से मैं चाहूँ तो इंडिविजुअल x1 x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस तरीके से, यहाँ से जैसे x1 को सेपरेट कर ले तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, M2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई M1। इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे x1 को चलिए यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो अपने पास में जो एक्सप्रेशन है x2 का निकल के आ जाएगा, और इसी वे में फिर अपने पास इस रिलेशन की हेल्प से x1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ये वैल्यूज आ गई कि x1 इन टर्म्स ऑफ x, x2 इन टर्म्स ऑफ x, ये वैल्यूज आ गई। अब देखिएगा, हमें मान लीजिए कैलकुलेट करना था यहाँ पे टाइम पीरियड, तो इस ब्लॉक का अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू पता है कि इधर डिस्प्लेस किया
और इसको इधर डिस्प्लेस किया, तो स्प्रिंग का मैंने बोला कि स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो टोटल कंप्रेशन या टोटल स्ट्रेच के अकॉर्डिंग लगाएगी। तो ये तो पता है कि स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड के इंटू एक्स होगा, लेकिन हम मान लीजिए कोई ब्लॉक है, उसको स्प्रिंग से हम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं, ओसिलेट करवा रहे हैं, इसको एक्स डिस्प्लेस किया, तो हमें इसका जो फोर्स है वो इसके डिस्प्लेसमेंट की टर्म में चाहिए। अब यहाँ पे ये फोर्स तो अपने पास क्या है, उसमें तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों ऐड हो रहे हैं, जबकि हमें इसकी टर्म में चाहिए। तो हम इसको एक्स नहीं, हमें चाहिए x1 की टर्म में। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से देखिएगा, ये जो x था उसको रिप्लेस कर सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m2। तो देखो यहाँ पे यही किया कि f1 कितना होगा k इंटू एक्स, और x को रिप्लेस कर दिया, पीछे जो रिलेशन था m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 इंटू x1। अब देखिएगा f इक्वल्स टू जब हम kx बोलते हैं तो उसमें x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट x1 था, उसके डिस्प्लेसमेंट के अलावा जो भी अपने पास यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट, वो क्या काम करेगा, इफेक्टिवली उसका रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होगा, तो इसको बोल रहे हैं के इफेक्टिव। तो ये वैल्यू के इफेक्टिव हो गई, कितना हो जाएगा, के इंटू एम वन प्लस एम टू अपॉन एम टू, और टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई के, एम के दैट मीन के इफेक्टिव। तो m1 ब्लॉक था तो m1 और के इफेक्टिव, ये के इफेक्टिव की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये बन गया, देखिए यहाँ पे पुट करेंगे हम के इंटू एम वन प्लस एम टू, और m2 अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई m1 m2 अपॉन के इंटू m1 प्लस m2, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो अब ये वैल्यू जो अपने पास इसमें मास की टर्म है, इसका डायमेंशन देखे तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसको एक न्यू टर्म बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं म्यू। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड ये आ गया टी इक्वल टू 2 पाई म्यू बाई के। तो ऐसे सिस्टम में जब अपने पास में एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक्स m1 और m2 कनेक्टेड हैं और उनको कुछ कंप्रेस या कुछ स्ट्रेच करके रिलीज कर देंगे, देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा टी इक्वल टू 2 पाई म्यू बाई के, वेर म्यू इज रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सेम चीज़ हम दूसरे ब्लॉक के लिए भी चेक कर सकते हैं, कि दूसरे ब्लॉक पे भी हमें जो है फोर्स चाहिए, कि इसको इधर डिस्प्लेस किया था x2 से, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग तो अपने तरीके से k इंटू एक्स लगाएगी, लेकिन वो कुछ k इफेक्टिव हमें इंटू x2 की टर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो x है उसको यहाँ से x को x2 की टर्म में रिप्लेस कर देंगे, x2 इंटू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई m1। तो यहाँ से मैंने जब रिप्लेस किया, जैसे k डैश बोला k इफेक्टिव के बजाय, तो k डैश इंटू x2, वो k इंटू एम वन प्लस एम टू डिवाइडेड बाई एम टू इंटू x2, ये जैसे कैंसिल हो जाएगा, k डैश मतलब k इफेक्टिव कितना हो गया, जो k स्प्रिंग का था m1 प्लस एम टू अपॉन एम वन। तो यहाँ से t इक्वल्स टू 2 पाई, देखिए m2 बाई के इफेक्टिव बन जाएगा, और ये वैल्यू भी के इफेक्टिव देखेंगे तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो सेम फॉर्मूला निकल के आ गया। देखिए अगर स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया एक्स से और रिलीज किया, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इस स्प्रिंग में जो कंप्रेशन किया हमने एक्स नोट का किया, अपने को बोला जाएगा कि टाइम पीरियड तो दोनों का सेम आ रहा है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ म्यू बाई के, म्यू इज रिड्यूस्ड मास। इंडिविजुअल ब्लॉक जो ऑसिलेट करेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए एक्स डिस्प्लेस किया था, देन x1 x2 की वैल्यू ये आ गई ना, तो जब अपने पास सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाएंगे, तो इसका एम्पलीट्यूड अगर a1 है, इसका एम्पलीट्यूड अगर a2 है, तो एक तो फिर से क्या होगा, a1 प्लस a2 की वैल्यू x के इक्वल होगी अगर x कंप्रेस करके छोड़ दिया तो, और फिर से m1 इंटू जैसे डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे a1 प्लस m2 इंटू माइनस a2 इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे x1 x2 की जगह क्या आ जाएंगे, a1 a2, तो ये आपका बन जाएगा a1, ये आपका बन जाएगा a2, तो ये एम्पलीट्यूड निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड को मैंने x1 से ही रिप्लेस किया, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे x2 से उनको a1 a2 भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम में मेरे पास में है, ऑन कॉर्नर ऑफ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ये रखा हुआ है, दो ब्लॉक्स हैं m1 और m2, और यहाँ पे अपने पास में गिवन है स्प्रिंग का कांस्टेंट, गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट 150। इनिशियली ये है कि m2 को हमने क्या किया, सडनली एक लेफ्ट में वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो इधर की तरफ इसको कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया हमने। तो अब बोला हुआ है कि इसको इधर जा करके और वापस नेचुरल लेंथ में, मतलब यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, π/5 इंटू रूट टू, और उसके बाद में ये तो पहली बार आया, फिर दूसरी बार आ रहा है, इसके जो टाइम यहाँ पे बीत चुका था उसके π/10 इंटू रूट टू टाइम के बाद में फिर से नेचुरल लेंथ में आ गया। तो देखो
जब यहाँ पे वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये वाला ब्लॉक तो कहीं नहीं जाएगा, वॉल से कनेक्टेड है, तो पहले ये इधर जा करके और इधर वापस आएगा, मतलब ये वाला ब्लॉक तो ऑसिलेट ही नहीं करा, ये ब्लॉक ऑसिलेट करा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है इस वाले ब्लॉक के ऑसिलेशंस के टाइम पीरियड का हाफ टाइम लग गया, एक्सट्रीम पे जाएगा और वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट M2 कंप्रेसेस द स्प्रिंग आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ये अपने पास नेचुरल लेंथ में आएगा तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑसिलेशन हो जाएगा। M2 इधर जाएगा, किसी पॉइंट पर रेस्ट में आ जाएगा, मतलब एक्सट्रीम बन जाएगा, और वापस नेचुरल लेंथ में आ गया तो इसके ऑसिलेशन का हाफ ऑसिलेशन होगा, मतलब टाइम कितना लगेगा T/2। तो वो T/2 की वैल्यू कितनी गिवन है, पाई डिवाइडेड बाई 5√2, ये √2 नीचे है इसमें, 5√2। तो ये टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई डिवाइडेड बाई 5√2, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये कितना होना चाहिए, अकेले इस ब्लॉक को ऑसिलेशन हो रहे हैं तो T इक्वल टू 2 पाई M2 डिवाइडेड बाई के, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पाई 5√2, 2 पाई रूट ऑफ M2 बाई के। तो यहाँ से जो के की वैल्यू गिवन है 150, तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे M2 कितना है 3 kg, हमने M1 M2 कैलकुलेट करने हैं। अब देखो, जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा, हमें पता है कि ये मीन पोजीशन होगी, तो यहाँ पे अगर कुछ वेलोसिटी V0 प्रोवाइड किया, यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा, और फिर से जब यहाँ पे आएगा तो V0 वेलोसिटी गेन कर लेगा। अब जैसे ही इधर जाएगा तो ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ में आ गया। अब ये सिस्टम बन गया अपने पास में 2 ब्लॉक एक स्प्रिंग का सिस्टम। तो नेचुरल लेंथ में फिर से कब आएगा, जब एक अपने पास हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, हाफ ऑसिलेशन के बाद में अब रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, दोनों ब्लॉक चल रहे हैं। तो देखिए, स्प्रिंग in natural length M2 moves towards right, the spring comes to natural length after half oscillation of combined system। तो अब T1 डैश बाई 2 वो कितना, पाई/10√2, पाई/10√2। तो T की वैल्यू 2 पाई 10√2, ये वैल्यू आ गई 2 पाई/10√2। और ये जो T डैश अपने पास में होगा वो 2 पाई इंटू रूट म्यू बाई के, और ये M1 M2/M1 प्लस M2 म्यू, और M2 की वैल्यू वैसे पता है, तो यहाँ से जैसे म्यू कैलकुलेट कर लिया कि ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 10√2 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट म्यू बाई के। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 3/4, जिसमें ये किसके इक्वल होगा, M1 M2/M1 प्लस M2 के इक्वल। M2 की वैल्यू 3 kg गिवन है, तो M1 आ जाता है अपना 1 kg।